हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुआम आइलैंड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गुआम आइलैंड जो है वो यूएस की टेरिटरी है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके कोस्ट के ऊपर मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है, इसलिए ये आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जो माइक्रोनेशिया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो माइक्रोनेशिया पार्ट है वहाँ पर ये सिचुएटेड है गुआम आइलैंड। ओशियाना में अगर हम देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट, ओशियाना में अगर हम देखें तो ये लार्जेस्ट है, और जो मैरियाना आइलैंड्स है उसका सर्दर्न मोस्ट पॉइंट के रूप में सिचुएटेड है गुआम आइलैंड। अब मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। शुरुआत में बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, यूएस और इंडिया दोनों मिलकर के इसको कंडक्ट करवाते थे। अल्टरनेटिवली तरीके से होती थी, कभी इंडियन ओशन में और कभी पैसिफिक ओशन में। उसके बाद में 2007 में इसको जापान, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया। ओके, मतलब क्वेड ग्रुप्स, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वेड ग्रुप के मेंबर हैं। तो सबसे पहले क्वेड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसने 2007 में इसको ज्वाइन किया। उसके बाद में 2015 में जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। मतलब ये बाईलेटरल से ट्राईलेटरल एक्सरसाइज में चेंज हो गई। उसके बाद में अगर हम देखें तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, और एक तरीके से जो क्वेड ग्रुप मेंबर्स हैं वो चारों मिलकर के इसके मेंबर बन गए। और अब इस टाइम भी 2021 में क्वेड ग्रुप मेंबर्स, मतलब चारों के चारों कंट्रीज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि रशिया के साथ में हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2018 में, और उसमें ये बोला गया था कि हमें 4 ऐसी 4 रशियन स्टील्थ फ्राइजेट्स चाहिए। हालांकि इनके लिए टारगेट जो था वो पहले का था, लेकिन कोविड की वजह से ये टारगेट एक्सटेंड हो गया, और इसमें ये जो 4 जो फ्राइजेट दी जाएंगी इंडिया को, इसमें से 2 तो कंप्लीटली तैयार की जाएंगी रशिया के द्वारा और 2 तैयार किया जाएंगी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सबसे पहले 2021 में ये टारगेट कंप्लीट होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गया, और जो पहली शिप है इसकी वो डिलीवर्ड होगी 2013 के मिडिल में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि देखो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, सही बात है, फार्मर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट आती है तो ये गलत है, ये नहीं कर सकते वो, कि उनको अगर प्रोटेस्ट करने का उनको राइट है वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो अदर पॉपुलेशन है उनको उनकी वजह से कोई भी परेशानी ना होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने कनॉट प्लेस में स्मोक जो टावर है उसका इनॉग्रेशन किया। देखो ये जो स्मोक टावर है वो लगभग 24 मीटर हाई है, और इसमें क्या किया जाएगा कि इसके आसपास के एरिया की, मतलब लगभग 1 किलोमीटर एरिया की जो पोल्यूटेड एयर है उसको ये शक करेगा, यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से यहाँ से शक करेगा, और जो फिल्टर्ड एयर है वो यहाँ से पास होती रहेगी। इससे देखो दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और इस तरीके की प्रॉब्लम देखो अभी तो इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर, मतलब शुरुआत में यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे जो है वो इसके परफॉर्मेंस के ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करवाएंगी। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं और ये लगता है कि इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो सिटी में, दिल्ली सिटी में अदर एरियाज़ में भी इंस्टॉल किए जाएंगे। ये जो टावर है वो 1 किलोमीटर की रेडियस में वर्क करेगा, और लगभग हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर को क्लीन करने की ये कैपेसिटी रखता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट को कि स्मोक टावर आप बनाओ, और जो स्मोक टावर है वो एयर पोल्यूशन को कर्ब करने की कोशिश करेगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया ना उसको इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लग गया। उसी सेम दिन
The court also ordered a smoke tower to be installed in Anand Vihar by the Central Pollution Control Board by the same time. मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को भी उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बोला, दिल्ली गवर्नमेंट को बोला कि आप कनॉट प्लेस में इस्टेब्लिश कीजिए, और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको बोला कि आप आनंद विहार में इस्टेब्लिश कीजिए। हालांकि कुछ लंबा टाइम इसमें लग गया, लेकिन अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारे लिए जो पोल्यूशन एक बेहतरीन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो इसकी वजह से इस पोल्यूशन को अगर हम निजात पा सकते हैं स्मोक टावर की वजह से, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है। आपका क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट इसको किया गया, ये सब कुछ कौन से एक्ट के अंडर ये आता है, ये सब कुछ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अरुणाचल प्रदेश में चकमा ट्राइब के कुछ लोग रहते हैं, चकमा और हजोंग कम्युनिटी के। अब ये बोला जा रहा है कि इन लोगों को यहाँ से रीएस्टेब्लिश किया जाएगा और किसी अदर एरियाज में इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो जो चकमा कम्युनिटी के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि 1960 से ये लोग बाय बर्थ इंडियंस हैं। उसमें शुरुआत में इनको देखो, जो प्रेजेंट एरिया में इस समय किसके अंडर आता है, ये आता है बांग्लादेश वाला एरिया के अंडर। चिटगांव जो हिल टैक्स हैं वहाँ से इनको रिप्लेस किया गया था, और NEFA अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, तो उस एरिया में इनको रिहेबिलिटेट किया गया था। अब ये बोला जा रहा है कि इस एरिया से मतलब अरुणाचल प्रदेश से इनको रिमूव किया जाएगा और किसी अदर एरिया में इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो चकमा और हाजोंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में वो आसाम स्टेट में है, तो आसाम स्टेट को आप एक डंपिंग एरिया मत बनाओ कि जिसको जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से रिप्लेस करना है, और सबको आप आसाम एरिया में एस्टेब्लिश कर दो। तो अनवांटेड पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो डंपिंग ग्राउंड है वो आसाम क्रिएट नहीं होना चाहिए। मतलब वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको यहाँ से रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, रेनी सीजन में बारिश कम होने की वजह से जो ओडिशा है वहाँ पर एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मानसून रेनफॉल में 31% डेफिसिट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो ड्रॉट लाइक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। इस चीज़ से आपको ये पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किसी एरिया में एक्सट्रीम बारिश होगी, किसी एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं होगी, मतलब वहाँ पर इतनी भी रेन नहीं होगी कि जो बेसिक नीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो पाएँ। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। और हमारे इंडिया में देखो जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर मानसून की वजह से एग्रीकल्चर नहीं होती है तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों में जो पॉवर्टी लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, आंध्र प्रदेश जो कोर्ट है उसमें हियरिंग चल रही है, और नवंबर में इसके ऊपर हियरिंग होगी 3 कैपिटल केसेज को लेकर के। शुरुआत में वहाँ पर 1 कैपिटल बनाई जाने वाली थी, लेकिन बाद में वहाँ पर 3 कैपिटल बनाए जाने की बात की जाने लगी कि अमरावती, विशाखापट्टनम एंड करनूल तीनों को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल, मतलब तीनों को अलग अलग कैपिटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो जो अमरावती के आसपास में रहने वाले जो फार्मर्स हैं उन्होंने इस एरिया को लेकर के ये जो नया स्टेटमेंट दिया गया इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि चाइल्ड मालन्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर टफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। बहुत सारे महाराष्ट्र का जो मेलघाट रीजन है वहाँ पर मालन्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे चिल्ड्रन की डेथ हो गई। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे पीएम ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने क्लियर बात बोली थी कि अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे इंडिया में जो हर दूसरी महिला है वो एनेमिक है, और हर तीसरा बच्चा जो है वो स्टंटेड है, मतलब माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इसके लिए उन्होंने बोला कि मिड डे मील स्कीम एंड पीडीएस सिस्टम के थ्रू 2024 तक लगभग फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं?
फोर्टिफाइड राइस में जो राइस को फ्लोर के रूप में चेंज किया जाता है और उसमें बाहर से एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, जिसमें आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन B12 हो गया और भी विटामिन्स हो गए। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करके दोबारा से उस राइस फ्लोर को तैयार किया जाता है राइस के रूप में। और फिर वो जो फोर्टिफाइड राइस जो तैयार किए गए हैं उनको नॉर्मल राइस में मिला करके पीडीएस सिस्टम और मिड डे मील स्कीम के तहत सर्विस दी जाती है, ताकि लोगों में जो भी न्यूट्रिशन की कमी है उन सबको दूर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना केस फाइल कर दिया है भीमा कोरेगांव को लेकर के। उन्होंने जो अपनी फाइल बोली है उसमें ये बोला है कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन था 2018 में जो इंसिडेंट हुआ भीमा कोरेगांव वायलेंस केस, इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बोला है कि ये जो लोग थे 15 अक्यूज्ड एंड 6 एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड, ये सारे जो लोग थे इन्होंने एक उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे जो बैन कर दिया गया है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जनता सरकार को एस्टेब्लिश किया जा सके, मतलब पीपल्स गवर्नमेंट। और ये सारी चीज़ें वो कैसे करेंगे? बाय रिवॉल्यूशन, बाय मतलब और भी तरीके से, एक तरीके से आर्मी स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें वो करवा करके पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये सारे उसके मेंबर थे और इन्हीं के ऊपर केस चल रहा है। भीमा कोरेगांव केस क्या है? 1 जनवरी 1818 की बात है। पेशवा की एक तरफ से आर्मी और दूसरी तरफ से अंग्रेजों की आर्मी, दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। हालांकि ये बोला जाता है कि ये जो वॉर हुआ वो एक तरीके से अंग्रेजों के बीच में और पेशवा के बीच में नहीं हुआ। ये जो वॉर है वो हायर कम्युनिटी एंड लोअर कम्युनिटी के बीच में क्लैश माना जाता है। अंग्रेजों की जो आर्मी थी उसमें महार कम्युनिटी के जो लोग थे वो ज़्यादातर उन लोगों को पेशवा के द्वारा हमेशा से एक इनइक्वलिटी देखने को मिलती थी, मतलब उनके साथ में समानता का बिहेवियर कभी नहीं किया गया। और वो यही प्रॉब्लम थी कि महार कम्युनिटी के जो लोग थे अंग्रेजों की सेना में वो बहुत कम संख्या में थे। पेशवा की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन पर्सनल कुछ इशू होने की वजह से महार कम्युनिटी के कम संख्या में लोगों ने भी पेशवा की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था, क्योंकि उनके पर्सनल इश्यूज थे। उनके पर्सनल लेवल पर जो उनको ऑपरेशन सहन करना पड़ता था, उसी का रिजल्ट ये रहा कि कम संख्या में भी लोगों ने एक बड़ी आर्मी को हरा दिया था। नेक्स्ट न्यूज देखो, जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ये बोला है कि यहाँ पर ये जो एरिया है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है ब्रिज वॉल, तो उस पहले आपको क्या करना है, NTCA से आपको कंसिडर करना है। और ये NTCA जो कमेटी है, जो भी अथॉरिटी है, अगर ये कंसिडरेशन करती है तो किया जा सकता है। लेकिन NTCA अगर इस चीज़ को कंसिडर करके मना कर देती है तो यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व एरिया में काम करने के लिए इम्पोर्टेंट अथॉरिटी माना जाता है NTCA को। 2005 में इसको बनाया गया था और जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंडर ये वर्क करता है। टाइगर वर्कफोर्स जो है उसने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। तो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर टाइगर ब्रीडिंग हैबिटाट है, उस एरिया को, टाइगर ब्रीडिंग हैबिटाट को, उस एरिया को, ये जो ब्रिजेज हैं, ये जो वॉल्स हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो उस एरिया को इफेक्ट करेंगी। अब देखो, जब आप एनिमल्स के एरिया में एनक्रोच करेंगे, फिर वो वहाँ से निकल करके हमारा जो पॉपुलेशन एरिया में है उसमें आएंगे, और पॉपुलेशन एरिया में जब वो आएंगे तो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और वो इसी का इंसिडेंट, इसी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और फिर बाद में उन सब जानवरों को, उन सब एनिमल्स को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए जो है ह्यूमन है वो क्या करते हैं कि अपने खेतों की, अपने घरों की जो एक तरीके से फेंसिंग जो करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज के द हिंदू में भी है कि जो तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है उस एरिया में फेंसिंग की गई और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की गई, जिसकी वजह से एक एलिफेंट की और वहाँ पर डेथ हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता रहा तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है।
तालिबान ने बोल दिया है कि यूके और यूएस अपनी आर्मी को निकाल दें। 31 अगस्त उनकी डेडलाइन है और अगर वो इसके बाद में एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी डेडलाइन को तो आंसर मिलेगा तालिबान की तरफ से नो। नेक्स्ट न्यूज, पंजशीर वैली का पहले आप मैप देख लीजिए। ये अफगानिस्तान का मैप है और यहाँ पर है पंजशीर वैली। यहाँ पर आपको पता है कि हिंदुकुश माउंटेन है, तो ये जो एरिया है ना वो काफ़ी टफ है, मतलब इसमें एंटर करना और निकलना वो काफ़ी टफ माना जाता है। अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने बोला है कि पंजशीर वैली में पहले भी ऐसा हुआ है कि जो भी हमारे विरोधी, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट है, जो भी हमारे विरोधी वो इस एरिया में जाकर के रहते हैं और फिर तालिबान के खिलाफ में वर्क करते हैं। तालिबान ने स्टेटमेंट दिया कि हमने इस एरिया को 3 तरफ से घेर लिया है और जो भी हमारे विरोधी हैं, अपोनेंट है तालिबान के, उन सब को काउंटर किया जाएगा, उन सब को रोकने का प्रयास किया जाएगा। तालिबान ने ये भी बोला कि पहले हम बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो हम विरोध करेंगे, उनके साथ में स्ट्रगल भी हो सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।